हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पूरा देख लिया है, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया गया है दोस्तों। और आज हम जो नया टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए वो है कोशिका, जिसको आप लोग देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे अपना पीछे लगा हुआ है, और उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद अपन लोग इस डायग्राम पे आएंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। देखो, कोशिका की बात करेंगे दोस्तों, तो कोशिका में हम लोग क्या देखते हैं कि शरीर का सबसे छोटा जो इकाई है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास कोशिका है। हमारे शरीर में बहुत सारी अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं से हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। पहले तो बेसिकली हम लोग एक चीज देखेंगे कि कोशिकाएं के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका कहाँ से बनी, पहले किस कोशिका को खोजा गया, ठीक है, कोशिका को सर्वप्रथम किसके अंदर खोजा गया था, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो कोशिका का जो शब्द बना है ना, यह है एक सेलुला शब्द से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों एक क्लोज रूम, ठीक है, एक क्लोज रूम। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया एक बंद कमरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी। आप लोगों से पूछा जाए अगर कोशिका की खोज किसने करी, तो इसकी डिस्कवरी की अगर बात आएगी दोस्तों, तो खोज की बात करेंगे ना, तो देखो सबसे पहले ना खोजा गया था मृत कोशिका को, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मृत कोशिका को खोजा गया था किसके द्वारा? मृत कोशिका को खोजा गया था सन 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको डिस्कवरी की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन अब ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये डिस्कवरी जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन किस में की गई थी ये दोस्तों? एक कॉर्क के अंदर। अब कॉर्क क्या होता है? देखो, कॉर्क अपना जो सीसम बबूल का जो ऊपर वाला जो बकल वाला क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर मधुमक्खी के समान इस तरह का छत्ता की आकृति की टाइप जो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो कोशिका खोजी गई थी वो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका। उसको किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। तो अब हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई मृत कोशिका को खोज लिया गया, तो जीवित कोशिका को कितने समय बाद खोजा गया था? तो जीवित कोशिका की जो खोज करी थी इसके 9 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 9 ईयर, मतलब इसमें हम लोग 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1674 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक आए, एंटोनी, ठीक है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक के द्वारा इसको खोजा गया। और इसको किस में खोजा गया था? इसको बैक्टीरिया के अंदर खोजा गया था, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के अंदर खोजा गया था, अंदर खोजा गया। अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे आगे कि कोशिका की सबसे जो हम लोग इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि भाई कोशिका का, मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाता हूं कि शरीर का जो संगठन है ना वो किस तरीके से होता है। सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका। उससे क्या मिलते हैं हमारे पास? कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, अंग। और अंग से क्या बनता है हमारे पास? अंग तंत्र, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? हमारा शरीर का निर्माण होगा इससे आगे। तो इससे हमारी कंप्लीट शरीर बनेगा। जैसे इसको एक बार हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं इंग्लिश में, सेल। सेल से क्या बने? टिश्यू। और टिश्यू से किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन का। और ऑर्गन से किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से दोस्तों अपना क्या बना? शरीर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आप लोगों से कहा जाए ना कि शरीर की सबसे छोटी
इकाई क्या होती है? कोशिका, पहले नंबर पे। तो दूसरा आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर हम लोग कोशिका की बात कर रहे हैं तो कोशिका की अगर एक स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है और ये क्या होता है हमारे पास, इसका फंक्शन के बारे में, जो कार्य करती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक हम लोग बात करें कि अगर कोशिका की स्ट्रक्चर का अध्ययन कराने वाला एक तो क्या होता है, वो होता है साइटोलॉजी, और एक फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? सेल बायोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन अपना आता है कि अगर हमें स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल की कोशिका के फंक्शन का अध्ययन कराने वाला क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अगर बात करेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। अब ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि भाई कोशिका को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। अब वो किस किस तरीके से बांटा गया? देखो, पहले हम लोग मानेंगे कोशिका को यहां डिवाइड कर दिया गया दोस्तों, इस तरीके से कोशिका को भागों में बांटा गया, 2 भागों में, ठीक है। और इसको देखो, भागों में बांटने से पहले मैं आपको इसके नीचे एक हेडिंग और लगाना, जिसको हम लोग बोलेंगे कोशिका सिद्धांत, जिसके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे ना, प्रिंसिपल ऑफ सेल, की कोशिका को खोज लेने के बाद हम लोग देख रहे थे कि एक कोशिका सिद्धांत दिया गया, और कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था? 2 वैज्ञानिक थे, एक तो हमारे पास स्लाइडेन और स्वान थे, ठीक है। उन वैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। अब देखो, इन्होंने क्या कहा था, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दिया ना, इसके अनुसार प्रत्येक सजीव, ठीक है, प्रत्येक सजीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक जो सजीव है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि इसका अपवाद भी हमको मिल गया। एक तो हमारे पास था देखो, वायरस इसका सबसे बड़ा अपवाद था। दूसरा हम लोग अपवाद देखते हैं कि इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा जैसे हम लोग बात करें आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए आरबीसी ना कोश के श्वसन में भाग नहीं लेती है। अब आरबीसी कोश के श्वसन में भाग नहीं लेगी दोस्तों, तो इसलिए उसको हम लोग क्या नहीं कह सकते? एक पूर्ण कोशिका उसको नहीं कह सकते। तो इसके अगर हम लोग अपवाद की बात करें ना, एग्जाम में एक तो पूछता है अपवाद के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायरस। और एक दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा आरबीसी, जो हमारे पास जो हमारे पास लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड कार्पिकल्स होती है, तो वो भी इसी का अपवाद होती है। देखो यहां एक चीज कह रहा हूं मैं आपको कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इस वैज्ञानिकों के नाम है ना, आप याद रखना, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई एग्जाम में आ चुके हैं। और दूसरा, इनके अपवाद का ध्यान रखना। प्रत्येक जो जीव है जो किससे मिलकर बना होता है? एक से अधिक कोशिकाओं से, एक से एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। अब हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं कि देखो कोशिका के जो प्रकार हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के प्रकारों में से, जैसे कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो प्राथमिक रूप से देखो कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। पहली वाली कोशिका क्या थी दोस्तों? प्राकैरियोटिक। क्या थी? प्राकृतिक कोशिका थी दोस्तों। और दूसरी वाली कोशिका कौन सी थी? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका पहली चीज। अब आप लोग ध्यान से देखना कि एक प्राकृतिक कोशिका हो गई और दूसरी क्या हो गई? यूकेरियोटिक कोशिका हो गई। अब हम लोग प्राकृतिक कोशिका के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्राकृतिक कोशिका को अगर हम लोग मान के उत्पत्ति के आधार पे मांगे तो इसको सर्वप्रथम खोज लिया गया था। और इसमें हम लोग देख रहे थे कि पहले जो यूकेरियोटिक और प्राकृतिक में से पहले कौन सी कोशिका आई थी दोस्तों? इसमें सबसे पहले आई थी हमारे पास प्राकृतिक कोशिका। और प्राकृतिक कोशिका को सबसे पहले हमने जो खोजा, वो सारी चीजें जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, कि जैसे हमारे पास इसके एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है हमारे पास नील हरित शैवाल आता है दोस्तों। तो जिसके बारे में देखो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आप लोग इसमें
सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो यहां मैं छोटा सा एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं जिसमें आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा उसमें सारी चीजें आपको पकड़ में आएंगी। ये पूरा कोशिका का पूरा क्या है, बाहर का आउटर एरिया है जिसको हम लोग जो इसके एक परत बनी हुई है जिसको हम झिल्ली बोलते हैं। और दोस्तों यहां ना ये क्या है, हमारे पास केंद्रक है, और केंद्रक के चारों ओर भी दोस्तों क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां ना कि केंद्रक भी हमारे पास टूटा फूटा होता है, ये भी ध्यान रखना है, और केंद्रक झिल्ली भी हमारी क्या होती है, टूटी फूटी। हम लोग है ना, कई बुकों में तो आपको ऐसा भी मिलेगा कि केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा गया तो ये पाया गया कि इनमें ना होते तो हैं लेकिन टूटी फूटी अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या एब्सेंट होगा, ना तो इसमें केंद्रक होगा, ठीक है, टूटी फूटी अवस्था में होगा, इसलिए उसको क्या मान लेते हैं, लगभग एब्सेंट के आधार पर मान लेते हैं। और दूसरा इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, केंद्रक जो झिल्ली होती है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब आगे देखो, आगे हम लोग इसमें मैंने आपको बताया ये हमारे पास क्या है, केंद्रक, ठीक है। और ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा अपने पास, केंद्रक झिल्ली, डॉट डॉट मैंने आपको बताई है ना, ये केंद्रक झिल्ली की कैटेगरी में आ जाएगा। आपको डिटेल से मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, उसमें आपको ज्यादा अच्छा पता लगेगा, ठीक है। देखो यहां हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोज दैट इस तरीके से देखिएगा कि ये हमारे पास कोशिका का डायग्राम है। अब इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो कि इसमें एक चीज हमको स्पष्ट दिख रही है, यहां जो है ना ये पूरी की पूरी है ना, ये ना एनिमल सेल का डायग्राम है एक्चुअल में। तो आप लोग देखोगे तो यहां के जाके ना एक तो लेयर ये है, ठीक है। अब ये लेयर में वो अब बात की अवस्था है, लेकिन देखो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो यहां लिख रहा होगा ये सेंटर वाला जो पार्ट है इस तरीके का, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसके देखो ये जो हमारे पास होती है ना बाहर वाली लेयर, ये वाली, मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। ये वाली जो लेयर होती है इसके ऊपर जो लेयर जा रही है इस तरीके से, ये जो लेयर होती है ना ये क्या होती है, केंद्र की है झिल्ली, क्या होगी, केंद्र की है झिल्ली। अब इस प्राकृतिक कोशिका में ना तो क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है, और हमको ना ही क्या मिलती है, कोशिका केंद्र की है झिल्ली। आपको समझ में आ गई कि नहीं है ये वाली बात, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो आगे हम लोग इसमें और देखें कि डिटेल से अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहां हमको क्या नहीं मिलेगा, एक तो हमको क्या नहीं मिलेगा, केंद्रक नहीं मिलेगा, ठीक है, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित या टूटी फूटी अवस्था में पाई जाती है, टूटी फूटी अवस्था में पाई जाती है, पहली चीज, ठीक है। कैसे पाई जाती है, टूटी फूटी अवस्था में पाई जाती है। अब आपको एक बात और मैं आपको बताऊं, टूटी फूटी अवस्था में मिलेगी, ये चीज समझ में आ गई हमको। अब इसके देखो आगे और इसमें डेटा देखते हैं कि हमने देखा इसमें आगे प्राकृतिक कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ठीक है हमको क्या एब्सेंट मिला, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, ठीक है भाई, ये एब्सेंट मिली हमको। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर है ना, इसके अंदर कोशिकांग, कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। देखो ये मैं अभी एक बार लिखवा देता हूं, फिर आपको डायग्राम में आपको समझाऊंगा। बिखरे हुए होते हैं अर्थात इसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, इसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया, इसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया मीसोसोम के अंदर संपन्न होती है। किसके अंदर संपन्न होती है, मीसोसोम के अंदर संपन्न होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो सुनो, ये मीसोसोम के अंदर संपन्न होगी, जबकि हमारी उसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है, ये बात ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी चीजें होती हैं, वो कोशिका के अंदर पाई जाती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कोश की श्वसन बोलेंगे। तो अब एक इसमें राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम 17S पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 17S राइबोसोम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक देखो इसे ना प्राचीन अवस्था में खोजा गया था, इसे
प्राचीन अवस्था में खोजा गया था। ठीक है, ये हमारे पास जो थोड़ा बहुत डेटा है, हमारे पास जो अपन ने देखा है कि भाई ये सारी चीजें हमारे पास प्राकृतिक कोशिका में है। अब मैं आपको देखो डायग्राम एक बार एग्जांपल नोट करा देता हूं इसके, उसके बाद अपन लोग डायग्राम पे चलेंगे सीधे। इसके एग्जांपल देखो दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल है बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? जीवाणु। जीवाणु के अंदर प्राकृतिक कोशिका को खोजा गया। दूसरा आता है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं अपन लोग नील हरित शैवाल, इसको बोलेंगे नील हरित शैवाल। देखो एक बात और सुनो ध्यान से कि इसको हमने खोज लिया ना, तो इसके अंदर आप लोगों को जितनी भी एग्जांपल्स है ना वो जरूर याद रखने हैं। उनमें से ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला तो बहुत ही ज्यादा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही, इसको ही ना आप लोग क्या बोलते हो, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी आपको जानना है कि इस ब्लू जीवाणु को हमने इसका एग्जाम्पल देखा, और दूसरा हमने क्या बोला है? नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। देखो मैं आपको इसके कुछ डायग्राम्स दिखाता हूं जिससे आप लोगों को और चीजें क्लियर हो जाए कि यहाँ हम लोग एक चीज देख रहे थे कि एक देखो राइबोसोम के बारे में बात हो रही थी, राइबोसोम के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो राइबोसोम में हम लोग, मैंने कहा था कि इसमें 17S है, अब उसमें 18S है। अभी अपन लोगों ने ये चीज क्लियर से नहीं पढ़ी है कि राइबोसोम कितने प्रकार के मिलेंगे, उस हिसाब से अपने नहीं देखा है। आगे देखो इसमें मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से क्लियर कराऊं। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ये हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ये रहा। देखो सुनो, यहां हम लोग बात करेंगे, ये रहा। इसमें आप लोग ध्यान से देखो इसके अंदर ये पूरा की पूरा क्या है हमारे पास? केंद्रक है। ये पूरा की पूरा क्या है हमारे पास? ये पूरा की पूरा क्या है? केंद्रक है, ये वाला। इसको हमने ना इस दाने भाग से काट करके देखा इस तरीके से, तो बीच में क्या मिलती है? इसमें केंद्रिका। बीच में क्या मिली है हमको? केंद्रिका। और बीच में जब हमको केंद्रिका मिली है तो देखो इसमें और भी चीज है हमारे पास, क्या क्या कि भाई इसमें देखो, इसमें अंदर ये तो केंद्रिका है, और इसमें क्या है? ये ऊपर वाला भाग है जो केंद्रक, ये हमारे पास क्या है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, देखो ये देखा, ये पूरी तो कोशिका है, और इसके सेंटर पे हमारे पास यहाँ पर केंद्रिका है, और ये हो गया हमारे पास केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली ये वाली है ना, ये वाली हमारे पास क्या होती है? केंद्रक झिल्ली होती है। ये वाली क्या होती है? केंद्रक झिल्ली, जिसको नाम दिया गया है। और इसके अंदर है ना कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए थे। इस धागे नुमा स्ट्रक्चर में देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? क्रोमेटिन, जो किसका निर्माण करते हैं? इनके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। इनके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्रोमेटिन जो जाल होंगे उनके द्वारा किसका निर्माण होगा? गुणसूत्र का निर्माण होगा। अब आगे देखो, आगे क्या है हमारे यहाँ पे? जो हम लोग जो सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इस डायग्राम को, इस वाले हिस्से को इधर जूम करके दिखाया गया है, इस वाले को। इसमें और भी देखो यहाँ अलग अलग है, जैसे राइबोसोम, हमारे पास लाइसोसोम, इस तरह की कुछ फिगर्स दी हुई हैं जो एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना समझाना था आपको कि भाई इसमें केंद्रक क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, ठीक है, और हमारे पास जो अंदर की चीज है ना उसके बारे में तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपन लोग यूकेरियोटिक कोशिका की तरफ, और यूकेरियोटिक कोशिका में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो सेकंड नंबर आप हेडिंग क्या लगाओगे? सेकंड नंबर पे हम लोग चलेंगे, वो हमारा पॉइंट है सेकंड नंबर पे, कोशिका के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका। देखो यूकेरियोटिक कोशिका में देखेंगे इसका निर्माण पहले पॉइंट पे तो सीधा यही आ जाएगा, इसका निर्माण प्राकृतिक के बाद हुआ। प्राकृतिक के बाद हुआ। ठीक है, आगे देखो हम लोग प्राकृतिक की बात करेंगे। अब देखो इसके अंदर है ना, इसके अंदर केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। अब केंद्रक और केंद्रक झिल्ली मिलेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था क्या रहेगी? सही रहेगी। अब देखो आगे हम लोग और बात करें कि भाई
यहाँ केंद्रक केंद्रक झिल्ली मिल रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर 18S राइबोसोम पाया जाता है, इसके अंदर 18S राइबोसोम पाया जाता है। देखो मैं अभी इनकी ना बाद में आपको इनकी एक डिफरेंस लिखाऊंगा, क्योंकि अब ये जो टॉपिक्स है ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं इसलिए, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट यहाँ देखेंगे, उसके बाद है ना मैं आपको जैसे इनके कंपोनेंट पढ़ा दूंगा, मतलब कोशिका में जितने अंग हैं, कोशिका अंग हैं, उनके बारे में डिटेल से एक बार देख लेंगे ना, तब इसमें अंतर स्पष्ट करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको ये जब तक क्लियर करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जिससे आगे की चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाए। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखो मेन अंतर तो देखो इसका होता है केंद्रक झिल्ली का। दूसरा इसके उदाहरण की अगर बात करें, देखो पहला उदाहरण क्या होता है, जंतु की कोशिका, जंतु की कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग एनिमल सेल, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी हमारे पास पादप की कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल। और एक हो जाएगा दोस्तों अपने पास जंतु की कोशिका, पादप की कोशिका, और एक हमारे पास हो गया किस तरीके का, ये कवक की कोशिका, ठीक है, कवक की कोशिका, और जिसमें हम लोग लिखेंगे फंगी सेल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, कवक की कोशिका के अलावा हमारे पास कवक शैवाल, शैवाल की कोशिका, शैवाल की कोशिका, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्गी सेल, सेल ऑफ एल्गी, ठीक है। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल रहेंगे, एक जंतु की कोशिका, एक पादप की कोशिका, एक कवक की कोशिका, और एक क्या आ जाएगी हमारे पास शैवाल की कोशिका। अब ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है यूकेरियोटिक कोशिका के। अब यूकेरियोटिक कोशिका को ना आगे, ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका को आगे ना दो भागों में बांटा गया था। अब वो भाग कौन कौन से हैं, देखो यूकेरियोटिक कोशिका को आगे दो भागों में किस तरीके से बांटा, देखो उसको हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया। अब दो भागों में किस तरीके से बांटा गया, देखो यूकेरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया, और यूकेरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया। तो एक पहली कौन सी थी हमारे पास, एक हमारे पास थी कौन सी, जंतु कोशिका, और एक कौन सी थी, पादप कोशिका। एक कौन सी थी, जंतु कोशिका, और एक कौन सी थी अपने पास, पादप कोशिका, ठीक है। प्लांट सेल हो गई, और एक क्या हो जाएगी हमारे पास, एनिमल सेल। एक क्या हो रही है, प्लांट सेल है, और दूसरी क्या हमारे पास, एनिमल सेल। यूकेरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांट दिया, और एक हमारे पास ये चीज हो गई जंतु कोशिका, और हमारे पास पादप कोशिका। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखो कि यूकेरियोटिक के अंदर हमने दो भाग किए, उनमें से पहला भाग को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और पहला भाग हमारा क्या है, जंतु कोशिका। इसको आप हेडिंग लगाओ। सबसे पहले हम लोगों ने कोशिका को दो भागों में बांट के आगे हम लोग हमारे टॉपिक को आगे ला रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आया था, प्राकृतिक आया था। क्या आया था, प्राकृतिक आया था। प्राकृतिक के बाद हमारे पास क्या आया था, यूकेरियोटिक। प्राकृतिक में मैंने आपको कंडीशन बता दी। दूसरा यूकेरियोटिक में आपको मैंने सारी चीज बता दी कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं, जबकि उधर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, कवक, शैवाल, जंतु और पादप। जबकि उसमें दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, एक तो कवक होता है और एक क्या होता है हमारे पास, नीलहरित शैवाल होता है, ठीक है। अब बात हम जंतु कोशिका की करेंगे। तो जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में देखो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कोशिकांगों की बात करेंगे। तो साइड में ना एक तरफ हम दूसरा नंबर का जो टॉपिक है वो क्या लिख लेंगे, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ठीक है। मेजर ज्यादा तो अंतर नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े से हम लोग चीजों को देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो ये उसके बाद है ना अपन लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, प्लांट सेल। इसके अंदर देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें ना, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। जबकि इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैं आपको ना ये चीज क्लियर करा देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको तो कम समझ में आएगा। तो एक डायग्राम मैं ले लेता हूं यहाँ पर, जिससे आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ठीक है, रुको, ये डायग्राम अलग है वो वाला, देखो एक सेकेंड, ये हमारे पास डायग्राम, ये उसका जंतु कोशिका का ही डायग्राम है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं पादप कोशिका को भी साथ में लेना चाहता हूँ। अच्छा, उस डायग्राम में देखो, इसमें ही समझा देता हूँ आपको, सुनो, देखो इसमें क्या है भाई, इसमें एक चीज दी गई है कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोशिका झिल्ली और उसका हो रहा है, तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज देखो जो समझने वाली है वो उसमें और इसमें थोड़ा सा मामूली सा अंतर क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पे देखो, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ये सेल है, ठीक है, ये पूरा की पूरा क्या है हमारे पास, सेल है। अब ये कौन सा सेल है हमारे पास, एनिमल सेल। ये जो डायग्राम दिया गया है किसका दिया गया है, एनिमल सेल का डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसको समझना, ठीक है, किसका डायग्राम है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। और एनिमल सेल के डायग्राम में आप लोगों को एक चीज देखनी है कि ये पूरा की पूरा देखो, ये जो पार्ट चलता है ना हमारे पास यहाँ वाला, ये हमारे पास क्या होता है, कोशिका झिल्ली वाला। बाहर वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, कोशिका झिल्ली वाला पार्ट होता है। अब इसके अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं ना अलग अलग, देखो कहीं पे तो ये रेड कलर की क्या है, राइबोसोम है, और ये हमारे पास क्या है, येलो कलर की ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट फॉर्म में ईआर, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, हम लोग ये हमारे पास ये दो तरह की होती है, एक तो रफ होती है और एक कैसी होती है, खुरदरी होती है, मतलब एक तो स्मूथ होती है और एक कैसी होती है, रफ होती है, चिकनी और खुरदरी होती है। आगे हम लोगों ने देखो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, ये वाला पोर्शन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रियोल, ठीक है, तारक काय होते हैं, और ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये लाइसोसोम होता है, और ये हमारे पास क्या हो गया आगे के ये माइट्रोकॉन्ड्रिया दिए हुए हैं, और छोटे छोटे देखो इस तरीके की चीजें होती है इसमें लाइट कलर की, और बीच में क्या भरा होता है, द्रव। अब बीच में देखो इस तरीके का ये द्रव है ना, ये तो बीच वाला पार्ट, तो इसका सेंटर वाला तो क्या हो जाएगा, केंद्रक वाला हो जाएगा, इसके अंदर क्या बनेगा, केंद्रिका, ठीक है, और इस वाले भाग के अंदर क्या होता है, वही चीजें मिलती हैं जो हमारे पास केंद्रक झिल्ली वाली पोजीशन होती है। अब मैं आपको देखो सुनो, इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, उसके बाद जो बात करेंगे अपन लोग कि इसमें जो सबसे बढ़िया अपन को समझने के लिए मजबूर करेगा ना, वो है एक शानदार डायग्राम है, उस डायग्राम पे फोकस करेंगे अपन लोग। देखो ये रहा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसमें आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, वो डायग्राम ये है। उस पे अपन लोग ये देखना चाहते हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे लागू होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं हम लोग। देखो इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा दूं, उसके बाद अपन लोग डिस्कस करें तो सही रहेंगे। ये अपन ले लेते हैं भाई, रुको एक सेकेंड, एक पेन ले लेते हैं और थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ कौन सा कलर सूट करेगा, एक सेकेंड रुको, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये बोर्ड और साथ नहीं दे रहा है। बस अब नहीं छेड़ेंगे इसको, एक सेकेंड, ठीक है। और हमने ले लिया दोस्तों यहाँ कौन सा, रेड कलर। अब देखो सुनो, अपन ने बात करी थी प्लांट सेल और एनिमल सेल की। इधर वाला डायग्राम किसका है, इधर वाला डायग्राम की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इधर वाला डायग्राम देखो प्लांट सेल है, कौन सा है, प्लांट सेल। और इधर वाला डायग्राम किसका है, एनिमल सेल का। मैं आपको यहाँ अंतर सिखाता हूँ अच्छे तरीके से, जैसे आपको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये देखो क्या है, ये जो बाहर की ओर जा रही है ना, ये वाली, ये जो है हमारे पास जो ये ले रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और जिसके बारे में अपन लोग बात कर रहे थे, ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो इसमें पाई जाती है, लेकिन दोस्तों इधर है ना, देखो ये जबकि हमारी जंतु कोशिका होती है ना, वो गोल होती है, कैसी होती है, गोल। जबकि पादप कोशिका कैसी होती है, लगभग किस टाइप की होती है, चौकोर टाइप की। अब आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि यहां हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसमें हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि दोनों की आकृतियों के बारे में देखा जाए और दोनों की आकृतियों में अंतर अगर करें तो हमें एक चीज नजर आती है कि इसकी आकृति तो लगभग कैसी दिखती है, चौकोर टाइप की, और इसकी आकृति कैसी दिखती है, गोल टाइप की। अब उनमें दूसरा अंतर हमको जो नजर आ रहा है वो इस तरीके का है कि भाई यहां जो है दो परतें, यहां पर कितनी परतें, एक परत है। तो ये जो बाहर वाली परत होती है ना, देखो यहां पर लिख रही होगी, ये सेल वॉल है, ये बाहर वाली देखो यहां पर कितनी परतें, दो, और यहां पर कितनी है, सॉरी यहां पर कितनी है, दो, और यहां पर कितनी है, एक। ये तो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन इधर भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। और हम लोग देखेंगे कि इसमें सेल वॉल, इसके अंदर दोस्तों कोशिका भित्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति की बात अगर करेंगे तो इस कोशिका भित्ति में एक चीज आएगी हमारे पास कि कोशिका भित्ति में एक चीज नजर आ रही है कि यहां तो पाई जाती है, लेकिन यहां पाई हमको नहीं जाती। अब देखो इस ना पाने का कारण और ये कारण तो आगे पढ़ेंगे अपन लोग। देखो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास वैक्यूल है, ये क्या है, रिक्तिका है। यहां पर रिक्तिका पाई जाती है और यहां पर रिक्तिका नहीं पाई जाती। इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं अपन लोग, रिक्तिका। ठीक है, तो ये रिक्तिका वाला पार्ट यहां तो पाया जाता है, लेकिन यहां पाया नहीं, सॉरी यहां पर भी ये पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी होता है, लेकिन यहां क्या होता है, बड़ा होता है, वहां पर क्या होता है, छोटा। देखो यहां पर भी हमारे पास रिक्तिकाएं होंगी, तो छोटी छोटी होती है ना ये वाली, देखो नीले कलर की, क्योंकि नीला इसमें क्या भरा होता है, ज्यादातर पानी वाला भाग होता है, और पानी का रंग हम लोग कैसा देखते हैं, ज्यादातर नीले कलर का, तो इस रंग से इसका नाम हो जाएगा ये। अब देखो मेजर डिफरेंस मैं और बताऊं आपको, देखो यहां पर लाइसोसोम पाया जाता है, यहां पर लाइसोसोम नहीं होता, और इसके अंदर देखो हरित लवक मिलेगा, इसके अंदर देखो क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हरित लवक। ठीक है, और इसको हरित लवक बोलेंगे, तो ये हरित लवक हमको मिलेगा इसके अंदर, जबकि इसके अंदर कोई भी हरित लवक हमको नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी होता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें जो गोल्जी बॉडी है, इसमें भी गोल्जी बॉडी होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास गोल्जी बॉडी होता है। राइबोसोम यहाँ पे भी पाए जाएंगे दोस्तों, राइबोसोम यहाँ पे भी पाए जाएंगे। केवल आपको अंतर जो देखना है ना, क्योंकि इसका सेंटर जो होता है ना हमारे पास, एनिमल सेल का सेंटर होता है, मतलब केंद्रक होता है, लगभग कहां पाया जाएगा, मध्य में पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये सेंटर पे नहीं होता। ठीक है, कई कईयों में ये क्या हो जाता है, बीच में आ जाता है, और कई कईयों में क्या हो जाता है, ये दूर हट जाता है, मतलब कॉर्नर की साइड आ जाता है। सेम वही कंडीशन होती है। देखो इधर भी तारक काय पाया जाएगा, इसके अंदर भी देखो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक होगा सेंट्रोसोम। देखो ये सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं दोस्तों। तो यहां पर भी तारक काय पाया जाता है, जबकि उधर भी तारक काय हमारे पास पाया जाता है। यहां पर भी हमारे पास तारक काय होगा, देखो ये रहा, ये भी हमारे पास तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा देखो, एक हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, और यहां पर भी ये हमारे पास कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कोशिका द्रव। कोशिका में जो द्रव मिलता है ना, ये वाला देखो, ये जो है ना यहाँ वाला पार्ट है, ये मिलेगा जो। ठीक है, इसके अंदर डॉट डॉट वाला भाग होगा, इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के अंदर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव बोलेंगे दोस्तों। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो आपको समझनी है। ठीक है, इसके सेंटर वाले भाग को, न्यूक्लियस को देखो, इस वाले भाग को हमने क्या बोला बताओ, ये वाला जो भाग है ये क्या है, केंद्रक। इसको हमने क्या बोला दोस्तों, केंद्रक। तो ये हमारे पास हो गया केंद्रक वाला भाग, और इसके ऊपर जो ये हमारे पास क्या हो गई, न्यूक्लियस क्या हो गई, केंद्रिका। इस वाले भाग को अपन ने क्या बोल लिया, केंद्रिका। दूसरा जो ये बाहर की जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या बोला, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्रक झिल्ली। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि ये किसी किसी में क्या होती है, एब्सेंट। दोस्तों ये जो दोनों टाइप हैं, ये किसके टाइप है, यूकैरियोटिक कोशिका के टाइप हैं। इसके अंदर पूर्ण रूप से केंद्रक और केंद्रक की झिल्ली प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारे पास प्राकृतिक कोशिका होती है ना, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे देखो, और इसमें देखोगे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मैंने कहा कि ER होती है। ठीक है, यहां पर चिकनी ER भी पाई जाएगी, खुरदरी भी पाई जाएगी। इस प्रकार इधर भी, यहां पर भी चिकनी और रफ दोनों प्रकार की ER है। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर देखो ऊपर वाले भाग पर डॉट डॉट ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है ना, ये वाला इस तरीके का, तो ये तो हमारे पास होता है कौन सा, रफ, मतलब खुरदरी हमारे पास अंतःपर्दभी जालिका होती है। जबकि ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला हमारे पास जो ये इस तरीके का है, ये तो वो क्या होता है हमारे पास, स्मूथ, मतलब चिकनी वाली ER होती है। और ये जो डॉट डॉट करके मिल रहे हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, राइबोसोम। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, राइबोसोम। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इनको क्या बोला जाएगा, राइबोसोम कहा जाएगा। अब देखो क्या बच गया, अब मैं आपको ना इनके बारे में एक एक करके, ये जो है ना छोटी नीचे करके, इसका जरूर याद रखना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो मैंने कहा ना, एक कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इधर भी हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, तो उधर भी दोस्तों हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। देखो ऐसी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये रही, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये हरे हरे कलर का ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये हमारे पास क्या है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, इधर भी है उधर भी है। ठीक है, देखो यहाँ राइबोसोम इधर भी मिलेंगे हमको छोटे छोटे करके। देखो ये राइबोसोम रहे, तो उधर भी हमारे पास इधर भी राइबोसोम रहे। अभी इसमें एक चीज और नहीं दिखाई गई है हमारे पास, जो है ना एक उसका स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब पढ़ाऊंगा, तो उसमें हमारे पास ER अंतःपर्दभी जालिकाओं का एक अलग टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, जंतु
कोशिका के बारे में। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे, मैंने जो डिफरेंस हो गया, देखो जंतु और पादप कोशिका में क्या हो गया, जंतु पादप कोशिका में ये हो गया, जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली हमारे पास इसमें जंतु कोशिका में मिलती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जबकि पादप कोशिका में देखो 2 लेयर है, ठीक है, 2 लेयर है, मतलब इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है और इसके अंदर कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका झिल्ली दोनों का कॉमन पार्ट है, इसके अंदर भी मिलेगा और इसके अंदर भी मिलेगा, जबकि इसके अंदर कोशिका भित्ति हमारे पास, इसकी बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली इसके अंदर नहीं, कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी और इसके अंदर कोशिका भित्ति मिलेगी। अब देखो हम लोग बात करें हमारे अंदर कौन सी कोशिका होती है भाई, हमारे अंदर हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमारे अंदर कौन सी कोशिका होगी, एनिमल कोशिका होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात देखो, सेकंड हम लोग बात करें कि हमारे अंदर एनिमल सेल है, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पादपों में होता है, इसलिए हरित लवक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता जरूरी है, हरित लवक की। तो हरित लवक केवल और केवल किस में पाया जाएगा दोस्तों, पादप कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है, हमारी जंतु कोशिका में अवेलेबल नहीं रहेगा। आगे और देखो हम लोग उस जंतु कोशिका में तो क्या मिलता है, लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि हमारे पास पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। बात इसकी हो रही है, देखो लाइसोसोम इसकी, ठीक है, जो जल अपघटन का काम करता है, ठीक है, जल अपघट्य एंजाइम निकालता है और हमारे शरीर में जो भोजन आता है उसका क्या करता है, पाचन करने में इसकी सहायता करता है। आगे देखो कि इसके अंदर लाइसोसोम नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो वैक्यूल्स होती है ना, रिक्तकाएं होती हैं दोस्तों, उनकी आकृति इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर क्या होती है, आकृति कम होती है। देखो अगर इसमें वैक्यूल ज्यादा, आकृति कम, आकृति बड़ी होगी तो संख्या क्या हो जाएगी, कम। यहां अगर आकृति छोटी है तो संख्या हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर देखो इसमें आकार देखोगे तो छोटे छोटे, ठीक है, एक इसमें छोटे छोटे, तो 3-4 इसमें क्या पाई गई है, हमारे पास वैक्यूल पाई गई है, जबकि यहां पर तो एक ही काफी है, ठीक है, ये तो काफी बड़ी है, तो ये काफी मात्रा में पानी को स्टोर अपने अंदर कर सकती है। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आगे, देखो आगे हम लोग बात करें, अगर यहां इन दोनों में अंतर हम लोग पढ़ रहे थे, देखो इसके अंदर मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, इसके अंदर नहीं मिलेगा, मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर नहीं मिलेगा। देखो इसके अंदर हरित लवक मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर हरित लवक मिलेगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, ठीक है, इसमें जो हरित लवक है वो नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की जो आकार है ना, गुणसूत्रों का आकार छोटा होता है, गुणसूत्रों का आकार, ठीक है, छोटा, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा होता है गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्रों का आकार बड़ा होता है। गुणसूत्रों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो इसमें हम लोग बात करें, गुणसूत्रों का आकार एक में छोटा है, एक में क्या है हमारे पास बड़ा। और देखो सुनो, और कोशिका भित्ति का उसका हो गया। अब देखो इसकी अगर पादप की बात करेंगे तो पादप कोशिकाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो हमारे पास फंगी है, कवक है, ये सारे। और दूसरा हमारे पास देखें आगे करके चीज़ों को देखेंगे तो एक एक करके देखते जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे ना दोस्तों, वो करेंगे जंतु कोशिका के बारे में। तो मैं जंतु कोशिका का एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग है ना एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट करिएगा, जंतु कोशिका के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। जंतु कोशिका की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाया था जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। देखो जंतु कोशिका के बारे में हम लोग बात करें तो जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होंगे, एनिमल सेल। तो इसकी पहले आकृति मैंने बताई गोल होती है और उसकी कैसी होती है, चौकोर। तो लगभग मैंने इस तरीके से इसकी आकृति को क्या कर लिया दोस्तों, बना लिया, ठीक है, इसकी आकृति को लगभग बना लिया इस तरीके से। अब हम लोग देखो अलग कलर ले लेते हैं। इसके सेंटर में क्या मिलेगा हमको, केंद्रक, ठीक है। अब इसके सेंटर में क्या मिला, केंद्रक। केंद्रक के हमारे पास चारों ओर इस तरह की एक झिल्ली मिलती है ऐसे करके, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा ये वाला भाग। अब इसमें देखो क्या मिलेगा हमको,
यहाँ इस तरह धागे नुमा संरचना में ना ऐसे ऐसे करके हमको क्या मिलते हैं आपस में, ऐसे करके इस तरह के आरएनए भी डीएनए भी, और इसमें क्या मिलते हैं हमको, धागे नुमा संरचना मिलती है। और बीच में कौन बैठा होता है, इसमें बीच में बैठी होगी दोस्तों केंद्रिका। कौन बैठी होगी, केंद्रिका, बीच में केंद्रिका हो गई। अब इसमें हमको क्या मिलेगा साथ में कुछ हमको क्या मिलेंगे, कुछ हमको यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ऐसे करके, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, वो बाहर भी कनेक्टेड होती है। और इस पर दोस्तों क्या मिलते हैं, देखो ये होते हैं राइबोसोम। ये किस तरीके मिलेंगे हमको, ये राइबोसोम इसके ऊपर मिलते हैं इस तरीके से, तो इनको हम बोलेंगे राइबोसोम। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गए राइबोसोम छोटे छोटे। और यहाँ कई बार है ना ये ऐसे भी इकट्ठे होते हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये है दोस्तों अपने पास राइबोसोम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली, ये हो जाएगा हमारे पास केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर जो ये होता है, ये हमारे पास सेंटर पर क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका। ठीक है, इसको बोलेंगे हम केंद्रिका। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन जाल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमैटिन जाल। आगे देखो इसमें और इस तरह का कुछ यहाँ पर संरचना मिलती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे करके ना, ऐसे करके संरचना जो होती है हमारे पास गोल्जी बॉडी की, किसकी होती है, गोल्जी बॉडी की। और गोल्जी बॉडी संरचना में हम लोग देखो काम कर रहे हैं आगे। तो गोल्जी बॉडी के केस में यहाँ पर देखो हमको और भी संरचनाएं मिलती हैं इस तरीके से। तो इस संरचना में देखो अंदर की ओर एक दूसरी परत होती है और अंदर की ओर दूसरी परत इस तरीके से होती है। ठीक है, कुछ इस तरह के उंगली नुमा आवार में होती है, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसका क्या नाम होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो ये होती है हमारे पास अंतःप्रदबी जालिका। ये क्या होता है, अंतःप्रदबी जालिका। इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा दोस्तों, जिसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी। देखो कोशिका के चारों ओर एक आवरण है इस तरीके का। मैंने कहा था ना, बात अगर जंतु कोशिका की हो ना दोस्तों, तो ये इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या मिलेगा हमको, कोशिका झिल्ली। तो ये हमारे पास आपको हो गया कोशिका झिल्ली वाला पार्ट। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, एक एक करके बनाते जाते हैं। देखो इधर हमारे पास क्या मिलेगा इस तरीके से, ये क्या होता है दोस्तों, लाइसोसोम। ये क्या होता है, लाइसोसोम। दूसरी अगर और बात करें हम लोग, तो इस तरह की यहाँ पर संरचना मिलेगी। देखो इसको क्या बोलेंगे ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, और देखें तो यहाँ हमारे पास लाइसोसोम के अलावा ये क्या है, तारक काय। ये वाला पोजिशन है, ये क्या हो जाएगा, तारक काय। और तारक काय को देखो आपको पता है क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको सेंट्रोसोम। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसको इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, अब देखो आगे और हम इसको क्लैरिफाई करें, जो जो रह रहे हैं उनकी बात करें। तो इनमें सबसे पहले देखो हमारे पास तारक काय, एक इस तरह की है ना कुछ क्या होती हैं, रिक्तिका पाई जाती है। जो मैंने कहा था इसमें जो साइज है वो क्या होती है, छोटी होती है, रिक्तिकाओं का होता है। एक हम लोग और देखें कि आगे जो संरचना मिलेगी हमको, वो किसकी मिलेगी, वो तारक का है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक तरल वाला भाग और पाया जाता है दोस्तों। यहाँ हम लोग बात करें, इसके अंदर तरल वाला भाग पाया जाता है इस तरीके से। इस केंद्रक में ना एक डॉट 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 करके ना इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक तरल वाला भाग और पाया जाएगा, और उस तरल वाले भाग को डॉट डॉट करके जो हमने किया ना, इसको बोलते हैं, केंद्रक के अंदर तरल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। पहली चीज। दूसरी चीज देखो, अगर अब इसको और थोड़ा सा और किया जाए, हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके का ना इसमें ना स्ट्रक्चर मिलती है जो तरल अवस्था में ही होती है। ठीक है, द्रव का एक भाग तो हमारे पास केंद्रक में मिलता है, और कहाँ मिलता है बाकी का भाग जो हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस तरीके से होते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ मिलेगा, तो कोशिका के अंदर मिलेगा, वो क्या होगा हमारे पास, कोशिका द्रव। ठीक है, क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव मिलता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। और कोशिका में जो द्रव मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव। अब हम लोग एक चीज और, इसमें कुछ और रह गया है क्या, देखो हमारे पास एक, ये हमारे पास जो संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। ठीक है, एक इसमें और रह गया है, मैं इस तरह की संरचना होती है जो इसके ऊपर इस तरह वायर, कहीं ज़्यादा वायर से होते हैं, कहीं कम वायर से होते हैं, इस तरीके से। यहाँ होता है हमारे पास सीलिया फिजेला। ये क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास सीलिया, और एक क्या होता है, फिजेला। ठीक है, सीलिया और एक साथ में क्या होता है, फिजेला।
एक सीलिया और एक क्या होता है हमारे पास, फिजेला होता है। अब देखो सुनो कि हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर आप लोग देख लो कैसी होती है, हमने रेंडमली बना ली है, एक गोलाकार होती है, इसके सेंटर वाले भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के और एक जो आवरण पाया जाता है उसको हमने क्या बोला, केंद्रक झिल्ली। इसमें सेंटर में इसको कंट्रोल करने वाली कौन होती है, केंद्रक को कंट्रोल करने वाली, आपको शायद ये दिख नहीं रही है तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरीके से रेड कलर की है ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रिका। केंद्रक पर कंट्रोल करने वाली कौन होती है, केंद्रिका। और इस केंद्रक में एक द्रव पाया जाता है जिसको हमने क्या बोला, केंद्रक द्रव। अब इसमें कुछ धागेनुमा आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, धागेनुमा जो आकृतियां बोलती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन जाल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए भी थे और एक बार डिस्कस कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमैटिन जाल। क्रोमैटिन जाल जो होते हैं दोस्तों गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ये जो अटैचमेंट होता है ना ये वाला, ठीक है, ये इस तरह की कुछ उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, जो हमारे दो प्रकार की मिलती है हमारे शरीर के एनिमल में, एक तो हमारे पास खुरदरी होती है और एक कौन सी होती है हमारे पास, रफ होती है, सॉरी खुरदरी, और एक क्या होती है, चिकनी। इस अंतःप्रदवी जालिका में देखो डॉट डॉट करके हमने किसको दिखाया हुआ है, छोटे छोटे रूप में हमारे पास कौन उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं दोस्तों, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, देखो इस कोशिका के चारों ओर हमने जो आवरण, केंद्रक के चारों ओर आवरण था तो इसलिए हमने उसको क्या कहा था, केंद्रक झिल्ली। और कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया गया इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। इनको सबको ना एक दूसरे से देखो ऐसे बिल्कुल ही एक इस तरह बाउंड्री में घेर के रखती है, उसको हमने कोशिका झिल्ली बोला है। इसका मतलब दोस्तों हम लोग मान के चले कि कमरे में हैं हम लोग सब लोग, ठीक है, तो उसमें ना वो बाउंड्री हमारे लिए क्या हो जाएगी, कोशिका झिल्ली हो जाएगी। और उसके अंदर जो हम बैठे होंगे, ठीक है, तो हम क्या होंगे, कोशिका के अंग होंगे, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। अब कोशिकांगों में हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सारे जो कोशिकांग है ना उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिका में स्थित अंगों को क्या कहा जाता है, जब मैं अगर कहीं उच्चारण करूं या ठीक है पेपर में अगर कोशिकांग आए तो उसका मतलब यही होगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया है, या गोल्जी बॉडी है, या लाइसोसोम है, या कोशिका द्रव है, या तारक है, या हमारे पास सेंट्रोसोम है, या फिजिलिया फिजेला, या रिक्तिका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब हम लोग देखो ये, अच्छा आपको ये एक चीज और आप लोगों को यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, एक चीज और सुनो, ये जो होती है ना ये बिल्कुल लाइट कलर है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका। यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है दोस्तों ये क्या होता है, रिक्तिका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, रिक्तिका बनी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके बात करें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग लगाओगे राइबोसोम के बारे में दोस्तों, जो मेजर कंपोनेंट है ना उनके बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो राइबोसोम कैसे होते हैं, क्या क्या उनमें होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करें। एक चीज और मैं अब आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कराता हूं जिससे आपको ना और समझ में आ जाए, क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको चीजें कम समझ में आ रही थी, तो अब आपको शायद मेरे ख्याल ज्यादा आ जाएंगी। तो मैं और डायग्राम देखता हूं कि इसमें कोई हमारे पास अवेलेबिलिटी में है क्या, कोई अच्छा सा डायग्राम। रुको, देखो यहां इसमें होगा दोस्तों, एक डायग्राम है, देखो यहाँ ये रहा, सुन रहे हो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम में हमको हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो ज़्यादा इतना मशक्कत करने की जरूरत है, जिसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो भाई हम लोग बात करें कि यहाँ एक चीज़ है, इस वाले भाग को मैंने बोला था क्या, कोशिका झिल्ली। इस वाले भाग को अपन ने क्या बोला, केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर क्या पाई गई है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, देखो ये क्या है, राइबोसोम, जो ये इस ईआर के ऊपर छोटी छोटी, देखो ये जो डॉटेड हमको दिख रहे हैं ना ये वाले, तो ये सारा की सारा क्या है हमारे पास, ईआर। मैंने इधर आपके बार इधर बनाया था ना इस तरीके से सेंटर पे वाले पार्ट पे इधर से ऐसे करके जो संरचना बनाई गई थी, तो वो इस तरह की कुछ संरचना। देखो इसको हमने क्या बोला, ये आगे तक अटैचमेंट होती है, और इसमें ना ऐसे करके ना पोषक तत्व भीतर भी आते हैं और बाहर भी यहाँ से चीजें जाती हैं, तो उसको हम गोल्जी उपकरण, या देखो दोस्तों इसको गोल्जी काय है, इसको ये भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, गोल्जी काय भी बोल सकते हैं, या गोल्जी बॉडी भी आपको ये देखने को कई बुकों में मिलेगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। अब देखो और देखो ये क्या है हमारे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया। ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये हमारे पास कैसी होती है, खुरदरी। मैंने कहा था ना ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी होती है और एक कौन सी होती है हमारे पास, चिकनी, तो वो मैंने आपको ये बताया था। कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को हमने क्या बताया था, कोशिका द्रव, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है ये कोशिका द्रव के नाम से आ जाए दोस्तों, और नहीं तो ये किस नाम से आएगा, साइटोप्लाज्म के नाम से आएगा।
ठीक है, या हम लोग इसको ये इससे लिख सकते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के रूप में भी हमको देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये हमको मिले कहां पर, केंद्रक में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, हमारे पास केंद्रक द्रव बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास केंद्रक द्रव का काम करेगा। अब देखो इसमें जो झिल्ली होती है ना, ये वाली, इसके अंदर इस कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली को किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये अर्ध पारगम होती है दोस्तों। इस झिल्ली की खासियत ये होती है कि अंदर से और बाहर से अंदर वाले आने वाले जो पोषक तत्व है ना, उनका परिवहन और सुरक्षा करने का जो काम है ना, कोशिका का कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। अब हम लोग देखो आगे इसमें एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि भाई प्रत्येक जो कोशिकांग हो ना, वो तो क्या काम करेगा। पहली चीज तो हमने डायग्राम के रूप से, हमारा इमेजिनेशन माइंड है ना, वो तो हमने देख लिया कि भाई कैसे कैसे चीजें अवेलेबिलिटी में होती हैं, तो उनका हमारे पास डिस्कस हो गया। आगे देखो हम लोग, और इसमें एक सेकेंड, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है कोश के केंद्र की। और देखो अभी मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था ना, उसमें अब आपको ज्यादा समझ में आएंगे, जो चीज पहले जो क्लियर समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले अपन लोग स्टार्टअप किए थे, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें क्लियर ना हो पाई हो। देखो ये जो है ना हमारे पास, इसके अंदर एक चीज स्पष्ट रूप से दी हुई है कि देखो ये वाला पूरा क्या है, कोशिका है। इस कोशिका के एक वाले भाग को हमने देख लिया यहाँ पर, तो देखो इस तरह की कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसको हमने क्रोमेटिन जाल बोला हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी चीज दी हुई है। इसके अंदर सबसे अंदर वाले भाग में क्या कहा गया, देखो ये तो हमारे पास केंद्रक हो गया, केंद्रक के चारों ओर क्या हो गई, केंद्रक झिल्ली हो गई, और बीच में जो ये हमारे पास क्या हो गई, केंद्रिका। केंद्रिका किसको कंट्रोल करती है, केंद्रक को करती है, और कोशिका को, पूरी कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक कंट्रोल करता है दोस्तों। तो यही आपको चीजों को समझाना था। अब देखो आगे ये आप लोगों को और मैं बताऊं एक एक करके, जिससे आपको एक बार हम लोग देख लेंगे तो आगे समस्या नहीं रहेगी। देखो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से, तो इसमें सारी चीज दी हुई है ऐसे करके। देखो इसमें ये हमारे पास रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सुनो, अब यहां आप लोग एक एक करके देखो कि किस किस तरह की इनकी संरचना होती है, फिर अपन लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसकी बात करेंगे तो देखो ये क्या होता है, गोल्जी काय। ये कौन सी स्टडी, हमारे पास अंग दिया हुआ है, ये गोल्जी काय वाला पार्ट दिया है, और इस गोल्जी काय वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, ये क्या है, गोल्जी काय हमारा, और इस गोल्जी काय में क्या बनता है बताओ। देखो अभी तो आपको सिखाया नहीं है, लेकिन हम लोग दो गोल्जी काय को कोशिका की मां कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। अब इसको मदर ऑफ सेल क्यों कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि मदर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजों को क्या करता है, हमारे जैसे गोंद, लिटिक्स, रबड़, दूध, चीर, ठीक है, पसीना, या हमारे पास एंजाइम का जो स्रावन होता है, लगभग वो किसके द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है। ये देखो क्या है, टोकरी सी क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। देखो इस तरह की इसमें ना कुछ उंगली नुमा संरचना हमको पाई जाती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होता है, हमारे पास रिक्तिका होती है। रिक्तिका के अलावा देखो ये क्या होती है हमारे पास, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये क्या होता है हमारे पास, अंतःप्रदवी जालिका। ये क्या होती है, अंतःप्रदवी जालिका। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनवाया था दोस्तों, उस डायग्राम में एक चीज है, छोटे छोटे देखो ये ना हमारे पास रेड कलर के, ये क्या होते हैं, राइबोसोम। ये क्या होते हैं दोस्तों, राइबोसोम होते हैं। और बड़ा ही सुंदर डायग्राम दिया हुआ है किसका, लाइसोसोम का। देखो क्या कटोरी सी दी हुई है दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ है, इस राइबोसोम के अंदर जल अपघट्य एंजाइम पाए जाएंगे दोस्तों। उन जल अपघट्य एंजाइमों में क्या होता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो कोशिका को क्या कर सकते हो, नष्ट। यदि हमारी कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न तरीके से अगर संपन्न नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में ना हमारा ये लाइसोसोम है, जल अपघट्य एंजाइमों को क्या करता है, श्रावण करता है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो कोशिका है ना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कोशिका के चारों ओर में आई जाती है ना, उस ये वाली जो मैंने आपको बताया था, कोशिका के चारों ओर वाला पोर्शन होता है, जिसको कोशिका झिल्ली अपन ने बोला था, तो वही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे पास सेंटर में, इसमें से हमने देखो इसको कहाँ से अलग किया है, इस वाले पार्ट से अलग किया है। कितना सुंदर लग रहा है ये देखने पर। ठीक है, तो ये लेकिन है क्या ये, ठीक है, ये देखो दिल बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। और इसमें जो बीच में चुपचाप बैठी है ना, ये क्या है हमारे पास, केंद्रिका। ये क्या है, केंद्रिका। और ये हो गया हमारे पास केंद्रिका, समझ गए। तो ये केंद्रिका का काम होता है। और बीच में देखो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जाल। ठीक है, जो गुणसूत्र बनाने का काम करते हैं दोस्तों। एक क्या दिया हुआ है, देखो ये होता है बांसुरी वाला, कौन, तारक काय। बांसुरी सी दिख रही है ना आपको, तो ये क्या होता है, तारक काय होता है। और तारक काय का दोस्तों काम क्या होता है, मैं आपका केंद्रक कोश का विभाजन करने का होता है। ये होता है हमारे पास तारक काय। इसका कार्य होता है दोस्तों कोश का विभाजन का। इसका मतलब है कि ये ना
एक कोशिका को दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजन करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, तो वो एक एक करके हम लोग है ना एक एक वीडियोज में देखते जाएंगे और एक एक हम लोग वीडियोज में देखने के लिए ना आपको ना बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। ये आप ध्यान रखना, इस चैनल को खूब है ना अच्छे से सब्सक्राइब करो, जिससे ना आपके दोस्त जितने से जितना ज्यादा है ना, इनका कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों। इस चैनल पे वीडियो आपको ना एकदम ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आप चाहे ना किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस हो चाहे यूपीएससी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सीईटी आप लोग आराम से दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से मैटर में से अपना क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उन एग्जाम्स में ना लगभग काफी सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी वीडियो अब तक बनाए हैं, ठीक है, उनमें से डायरेक्टली आए हैं। तो ये आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देखोगे तो आपको मिल जाएगी सारी चीज, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग केवल एक ही चीज के बारे में पढ़वाएंगे, तो वो अपन लोग हेडिंग लगा के पढ़ लेते हैं। तो वो है हमारे पास राइबोसोम। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो देखो इस अवस्था में इसके ऊपर मिल रहा है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें और भी हमारे पास देखो, और हम लोग देखें तो और भी चीज दी हुई है। देखो कोशिका के अगर भागों के बारे में बात करेंगे, मैंने कहा ना प्रकार कितने होते हैं, दो, प्राकृतिक और यूकेरियोटिक। उसके बाद हम लोग संरचना पढ़ने वाले थे। संरचना मैंने बता दी, कोशिका के भाग मैंने आपको बता दिया, कोशिका भित्ति के बारे में बताया। अब इनके बारे में आपको कोशिकांगों के बारे में आपको बताना बाकी है। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर, ये हमारे पास रिक्तिका के बारे में कहा बताया गया कि रिक्तिका कैसी होती है, उस तरीके की इस तरह के वीडियोज या इस तरह की कल मैं आपको वीडियोज लेके आऊंगा जिसके अंदर है ना हमारे पास कोशिका कैसे वर्क कर रही होगी, उसके बारे में हम लोग पूरा कैप्चर करेंगे कि कौन सी स्थिति में क्या क्या हमारे पास हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को कल तक आपको ना ये वीडियो तो देखना ही है। जो आने वाला वीडियो है उसको भी आपको सब्सक्राइब करने के बाद आगे भी उसको शेयर करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो अब हम आते हैं टॉपिक पे, और सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा। जो कोशिकांगों में बात करेंगे दोस्तों, राइबोसोम की। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या है, राइबोसोम है। और इस राइबोसोम में अगर हम लोग बात करेंगे तो राइबोसोम सबसे पहले आप लोग देखिएगा, राइबोसोम यह है आरआरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। ये आरआरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आपको एक जानकारी और दे देता हूं, इस राइबोसोम की खोज के बारे में आपसे पूछा जाए ना, तो खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी दोस्तों जॉर्ज पैलेडे ने। किसने करी थी, जॉर्ज पैलेडे ने। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लेना, क्योंकि कई बार ये पेपर में आ गया है। तो जो आपको क्वेश्चन आएंगे ना साइंटिस्ट से संबंधित, वो मैं आपको अलग ही करा दूंगा। इसकी खोज किसने करी, इसकी डिस्कवरी जॉर्ज पैलेडे ने। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे पैलेडे कण भी कहते हैं, पैलेडे कण या पैलेडे पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो आगे हम लोग बात जो करने वाले हैं, देखो यहां बात आ गई किसकी, आरएनए की। दोस्तों आरएनए जो होते हैं ना दोस्तों, आरएनए हमारे पास आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है हमारे पास, एमआरएनए होता है। ठीक है, एक कौन सा होता है, एमआरएनए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एक होगा हमारे पास आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ ये आरआरएनए वाला भाग हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, टीएमआरटी। तो टीआरएनए, देखो दरअसल होता क्या है कि आरएनए के अंदर ये हमारे पास देख रहे हैं कि राइबोसोमल जो आरएनए है या राइबोसोम जो बनाता है, किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। दोस्तों आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होती है, इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबो शर्करा पाई जाती है। अब हमारे शरीर के अंदर दोस्तों कोई मीटर तो लगा नहीं है कि भाई ये चीज ऐसी हो रही है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। जैसे ही प्रोटीन की दोस्तों कमी होगी तो उसको रीड कौन करेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर इस तरीके के अंगों को डेवलप किया गया है। तो ये जो हमारा एमआरएनए ना, ये इस चीज का पता लगाता है कि कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। कम होती है तो दोस्तों ये मैसेज डिलीवर किसको कर देता है, राइबोसोम को। किस वाले को, ये किस वाले को करेगा, देखो इसको करेगा। इसको हम लोग आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है दोस्तों, इसका जो मेन काम होता है ना, वो वही होता है कि ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जो प्रोटीन की कमी हमको एमआरएनए ने बताई है, उसकी पूर्ति कौन करके देगा, हमको आरएनए करके देगा। और दोस्तों जब प्रोटीन जाएगी बन, ठीक है, उनको ले जाने का, ठीक है, उसको जैसे हमारे पास कौन काम करेगा, टी। तो टी आरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनी है ना दोस्तों, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, टी आरएनए। इस प्रकार हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी थी उसकी पूर्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक ने हमको बताया कि प्रोटीन कम है, दूसरे ने इसने संदेश किसको दिया, आर को दिया। इसने भाई
सब काम करके पूरा अपना कंप्लीट रख दिया, इसने प्रोटीन दी बना, और इस प्रोटीन को बनाने के बाद वो कौन, उसको दूसरी जगह पर कौन ले गया, टीआरएनए ले गया। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आरएनए कैसे वर्किंग करता है। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वैसे, ठीक है। हम लोग आते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज किसने करी है, जॉर्ज पेलेडे ने। हम लोग इसलिए इसको क्या कहा गया, पेलेडे कण भी कहा गया। अब देखो सुनो, इसको हमने पेलेडे कण भी कह दिया, बात समझ में आ गई। इसको, यह किसका बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन का। आरआरएनए को हम लोग, देखो मैंने अभी कहा था, क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन बनाने का, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और इसका जो मेन मकसद है वो किसका है, प्रोटीन निर्माण का है, जो अभी मैंने आपको बताया था। प्रोटीन निर्माण का कार्य, क्या कार्य होता है इसका, प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है, ठीक है भाई, प्रोटीन निर्माण का इसका कार्य होगा। अब आप एक चीज और देखो इसमें, ठीक है, प्रोटीन निर्माण का कार्य तो करेगा ही दोस्तों। ये प्रोटीन निर्माण के साथ है ना, एक चीज और आपको देखनी है कि हम लोग इसे, ठीक है, प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन का, इसे प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य ना हम लोग देखेंगे। प्रोटीन का कार्य है दोस्तों, देखो, शरीर की मरम्मत करना, शरीर की मरम्मत करना, ठीक है, शरीर में होने वाले घावों की पूर्ति करना, शरीर में घावों को भरना, घावों को भरने का कार्य करता है दोस्तों ये। और क्या करता है, शरीर का विकास करने में भी सहायक होता है, शरीर का विकास भी ये करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये विकास करता है, शरीर के विकास में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। वर्ड आ गया दोस्तों प्रोटीन, तो इसका हम लोग कर देते हैं पोस्टमार्टम। कैसे करेंगे कि प्रोटीन, देखो प्रोटीन की बात करेंगे हम लोग, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, किसने इसको खोजा, तो देखो सबसे पहले हम बात करें इस शब्द का नाम, ये शब्द जो किसने दिया था दोस्तों, जे वर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन शब्द है ना, वो किसने दिया था, जे वर्जिलियस के द्वारा इस शब्द को दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कब दिया गया था, 1938 के अंदर दिया गया था दोस्तों। दूसरा, इसका नामांकन, इसका नाम, सॉरी, इसका जो शब्द या नाम जो दिया गया, इसका नाम तो किसने दिया, जे वर्जिलियस ने। दोस्तों इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी दोस्तों मुल्डर ने। किसने करी थी, मुल्डर ने करी थी। जो आप लोगों को सामने प्रोटीन है वो, उसकी खोज किसने करी थी, मुल्डर ने करी थी। अब आगे जो बात आती है वो हमारे पास ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई आगे कि प्रोटीन जो बना रही है हमारे पास क्या काम कर रही है, एक तो वो। दूसरा, हमने देखा कि प्रोटीन का जो कार्य है वो किसका है, हमारे पास शरीर में जो भी हमारे पास घाव हो रहे हैं या सेल चिकित्सा में जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो उनमें हमारे पास जो काटापीटी होती है, उनको घावों को या टाकों को भरने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन का देखो मैं आपको सीक्वेंस बताऊं कि प्रोटीन की मात्रा ना सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मिलती है दोस्तों किसमें, एक शैवाल होती है स्पाइरोलीना। ध्यान रखना, टोटल 65% प्रोटीन पाई जाती है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपको सीक्वेंस लिखाऊं ना, देखो तो सीक्वेंस लिख सकते हो, दूध, अंडा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग इसमें ना, ये प्रोटीन का क्रम है, दूध, अंडा, ठीक है, मांस, दूध, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, दूध, अंडा, मांस, मछली। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी दाल, उसके बाद आएगा दोस्तों सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया एक क्या होती है, शैवाल होती है, एसिटोबुलेरिया शैवाल। और उसके बाद दोस्तों क्या आती है हमारे पास, स्पाइरोलीना। ये स्पाइरोलीना एक्चुअल में आप इसकी कहानी सुन लीजिएगा थोड़ा सा। स्पाइरोलीना दोस्तों ध्यान रखना, एक तरह का क्या होती है, नील हरित शैवाल होती है। क्या होती है, नील हरित, ये ना नील हरित शैवाल ही होती है, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी ही बोलते हैं, ये नील हरित शैवाल होती है। और दूसरा ना आप लोग एक बात ध्यान रखो कि इसकी जो सर्वाधिक मात्रा ना यह है जयपुर के अंदर, ठीक है, राजस्थान में, ये ध्यान रखना, ये राजस्थान में जयपुर के अंदर क्या पाई जाती है, एक झील पाई जाती है, जिसको क्या वो, जो कौन सी झील है, सांवर झील, ठीक है। इस सांवर झील में ये मिलते हैं, सांवर झील में पाई जाती है, ठीक है, सांवर झील में ये शैवाल पाई
जाती है। तो आप लोग ध्यान से देखना, प्रोटीन के बारे में देख रहे थे हमने, प्रोटीन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दिया है कि प्रोटीन हमारे पास सर्वाधिक कहां मिलेगी, किसने इसकी खोज की, किसने इसका नाम दिया, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है, एक स्पाइरोलिना सहवाल होती है, ठीक है, स्पाइरोलिना सहवाल के अंदर मिलती है। और ये स्पाइरोलिना सहवाल कहां मिलेगी, हमारे राजस्थान में, जयपुर के अंदर। जयपुर में भी कौन सी जगह मिलती है, सावर झील में हमको मिलती है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पेपर में ये आया हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रोटीन से संबंधित। अब हम लोग देखो बात करने वाले हैं आगे कि भाई प्रोटीन है जो किसकी बनी होती है। हम लोग देखो और बात करें यहाँ पे कि इस तरीके का सीक्वेंस है कि प्रोटीन जो है ना दोस्तों, अभी प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। ये चीज समझ में आ गई, अमीनो अम्लों से मिलकर। अब कितने अमीनो अम्ल होंगे दोस्तों, 10 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक अगर ये जुड़ते हैं, ठीक है, तो कौन से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। अब इन अमीनो अम्लों के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं, देखो इनके बीच में पेप्टाइड, इनके बीच में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, ठीक है, इनका कारण क्या है दोस्तों, इनका कारण यह है भाई कि ज्यादातर मात्रा में क्या होता है कि चीजें संख्या में बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड में ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ना देखो, इसीलिए राइबोसोम को, क्योंकि यहां पर प्रोटीन बनती है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ये प्रोटीन का काम हो गया है, इसीलिए राइबोसोम को हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रोटीन हमारे पास जो बना के दे रहा है हमको, कौन दे रहा है, राइबोसोम दे रहा है। और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर राइबोसोम जो है प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन के कार्य क्या है, सारी हमने हिस्ट्री पढ़ ली। अब आप लोग देखो, इस राइबोसोम की अगर बात करेंगे ना, राइबोसोम को आगे 2 भागों में बांटा गया, और 2 भागों में किस तरीके से बांटा गया वो आपको देखना है। राइबोसोम की 2 कैटेगरी की गई दोस्तों, और उसमें भी है ना, राइबोसोम को देखो यहाँ देखते हैं कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, अपसाधन गुणांक के आधार पर, आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब देखो वो कौन कौन से हैं, यहां मैं आपको यहां पर लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां 2 भागों में बांटा गया, तो यहां हम लोग राइबोसोम लिख देंगे। यह हमारे पास क्या हो गया, राइबोसोम में पहला हमारे पास कौन सा है दोस्तों, 17S राइबोसोम, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, 18S राइबोसोम। ये दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, आप लोग देखिएगा, एक तो कौन सी इकाई होती है 50S, और एक कौन सी होती है 30S, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये होता है हमारे पास एक तो 60S, और एक कौन सा होता है हमारे पास 40S। तो ध्यान रखना, देखो ये जो है राइबोसोम, यह है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, मिलेगा। दूसरा यह प्राकृतिक में मिलेगा भाई, प्राकेरियोटिक, ये किस में मिलेगा, प्राकृतिक में मिलेगा। यह किस में मिलेगा, यह छोटा होता है, यह छोटा होता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, इसका हम लोग देखेंगे, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया मिलेगा। दूसरा ये बड़ा होता है, ये क्या होता है दोस्तों, यह बड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो क्या हो गया यूकैरियोटिक, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बड़ा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास प्राकृतिक, और ये क्या होता है छोटा। अब यहां बात आ गई, देखो यहां एस लगा हुआ है। अब सबके मन में ये डाउट होती है एस क्या है, एस क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ठीक है। इसको ना एस को अगर देखें हम लोग, तो इसको ना क्या बोला जाता है, स्वेड वर्ग की इकाई, इसकी एक यूनिट के रूप में इसको दर्शाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको स्वेड वर्ग की इकाई
तो ये आपको क्लियर याद रखनी है कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्वेडबर्ग की इकाई के नाम से इसको जानते हैं। वैसे अपसाधन गुणांक के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। एक हो हमारे पास, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें क्या पाया जाता है 17s, इसमें क्या मिलेगा हमारे पास 80s। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे राइबोसोम के बारे में। अब एक बात और सुनो कि राइबोसोम की जो है ना, ये ज्यादातर इनका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है, केंद्रिका होती है। ठीक है, केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का भी क्या होता है, निर्माण होता है। और जो किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए और हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो जो हम लोग वो चीज डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है, वो किसके अंदर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसी चीजों का डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था राइबोसोम का थोड़ा सा हिस्ट्री। अब देखो हम लोग, मैं आपको यहाँ एक चीज़ स्लाइड पे और आपको बताता हूँ कि किस तरह की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी, कि उसमें एक चीज़ हमको और देखनी थी कि इसमें राइबोसोम ही हमने पढ़ा है। आप लोग देखिएगा, कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिकांग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद है ना कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक देखने को मिली है। उसमें क्या है कि जैसे राइबोसोम है, ऐसे ही वर्क करेंगे कौन सा हमारे पास, लाइसोसोम। ऐसे कौन करेगा, तारक का है। तो इनके सबके बारे में हम लोग है ना एक एक करके पढ़ते जाएंगे। मैं आपको ना डायग्राम्स या वीडियो के एनिमेशन के तरीके से इन सारी चीज़ों को ना आपको ऐसे क्लियर करा दूंगा जिसमें आपको किसी भी वीडियो में आपको परेशानी या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।